पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ अ गन, यानी राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। दोस्तों, ये कहना था अपने पड़ोसी देश चीन के एक ऐसे तानाशाह का जिसने सत्ता में आते ही लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके द्वारा लागू की गई क्रूर पॉलिसीज और भयानक कैंपेन्स ने लोगों को तड़पा तड़पा कर मार डाला। और दोस्तों, ये तानाशाह कोई और नहीं बल्कि माओ जेडोंग था। माओ जेडोंग चीन का एक ऐसा शासक जिसने आधुनिक चीन की नींव रखी, चीन को इंपीरियलिस्ट पावर से मुक्त किया और मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। माओ ने ऐसी पॉलिसीज और आइडियाज पेश किए जिसने चाइनीज सोसाइटी को बदल दिया और विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि माओ ने सत्ता हाथ में आते ही जुल्म के नए प्रतिमान गढ़े और बाकी तानाशाहों की तरह माओ ने भी अपने शासनकाल में क्रूरता के इतने भयानक उदाहरण पेश किए जिसकी मिसाल आधुनिक इतिहास में बहुत ही कम मिलती है। लेकिन इसके बावजूद भी चीन में आज लोग इसकी भगवान की तरह पूजा करते हैं। China commemorated the 120th anniversary of the birth of Mao Zedong on Thursday. Mao is the founding father of communist China. और दोस्तों, ये बात भी उतनी ही पेचीदा है जितना माओ का जीवन। दोस्तों, हमारी द डिक्टेटर सीरीज की ये अगली कड़ी है जिसमें हम बात करेंगे माओ जेडोंग की और जानेंगे उनकी लाइफ जर्नी के बारे में। जानेंगे आखिर कैसे माओ एक रेवोल्यूशनरी लीडर से डिक्टेटर के रूप में तब्दील हो गया, कैसे उसने चीन की नींव रखी और कौन सी वो पॉलिसीज थी जिसकी वजह से लाखों लोगों की मौत हुई। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाती है क्योंकि इस वीडियो को देखकर कहीं ना कहीं आप मॉडर्न डे चाइना की पॉलिटिक्स को आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, मैं आप सभी से ये बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी का जो यूपीएससी सब्सक्रिप्शन है जिसके प्लस कोर्सेज से 70 प्लस सिलेक्शंस हुए हैं यूपीएससी सीएसई 2023 में, वो अभी अवेलेबल है एट इट्स लोएस्ट प्राइसिंग एवर, जो कि है 24,999 रुपए। और इस 15 महीने के सब्सक्रिप्शन में कवर होता है आपका कंप्लीट जीएस, सीसैट और आपको मिलता है टेस्ट सीरीज का एक्सेस एंड एक्सेस टू ऑल बैचेस इन एवरी लैंग्वेज अवेलेबल। लेकिन ये ऑफर केवल 30 जून तक अवेलेबल है क्योंकि इसके बाद 1 जुलाई से प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं और 10% एनुअल हाइक होने वाली है अनअकैडमी के कोर्सेज पे। तो इससे पहले ये हाइक हो, आप अभी जाकर इस सब्सक्रिप्शन को लें और अपनी यूपीएससी तैयारी को और मजबूत करें। और चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अर्ली लाइफ ऑफ माओ। दोस्तों, माओ जेडोंग का जन्म 26 दिसंबर 1893 को हुनान के शाओसान गांव में हुआ था। माओ के पिता माओ ईचांग एक वेल्दी फार्मर थे, वहीं उनकी मां वेन कीमी एक ऑर्थोडॉक्स बुद्धिस्ट थी। 8 साल की उम्र में माओ शाओसान के एक प्राइमरी स्कूल में गया जहां उसने कन्फ्यूशनिस्ट एजुकेशन की पढ़ाई की। बता दें कि कन्फ्यूशनिस्ट एक ट्रेडिशनल चाइनीज एजुकेशन है। पढ़ाई से अलग माओ के पिता खेतों में काम करने के लिए अक्सर उसे पीटा करते थे और जब वो 13 साल का हुआ तब माओ के पिता ने उसकी शादी उससे 5 साल बड़ी लड़की से तय कर दी। लेकिन इस पर माओ ने विद्रोह कर दिया और शादी तोड़कर वो घर छोड़कर चला गया। उसने प्रांतीय राजधानी चांगशा से आगे की पढ़ाई की और यहीं पर उसने लियांग केचाओ और सुन यात सेन जैसे चाइनीज पॉलिटिशियंस और सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में सुना। दोस्तों, माओ जिस समय बड़ा हो रहा था उस समय चीन भी बहुत से उतार चढ़ाव से गुजर रहा था। आइए माओ के समय की उन पॉलिटिकल और सोशल कंडीशंस की बात कर लेते हैं जिसकी वजह से माओ का झुकाव बचपन से ही सत्ता हासिल करने की ओर हुआ। दोस्तों, उस दौरान चीन में 300 साल से चली आ रही चिंग डायनेस्टी का शासन था और कमजोर प्रशासन, भ्रष्टाचार, हेवी टैक्सेशन, मिसमैनेजमेंट और लगातार बढ़ती पॉपुलेशन के कारण गरीबी जैसी समस्याओं ने जनता की स्थिति को बद से बदतर बना दिया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और चिंग डायनेस्टी की गलत पॉलिसीज ने भी लोगों में असंतोष बढ़ा दिया था। और इधर एग्रीकल्चरल सिस्टम में गिरावट और नेचुरल डिजास्टर्स ने किसानों की स्थिति को और खराब कर दिया था और अकाल और बाढ़ जैसी आपदाओं ने बड़ी संख्या में लोगों को भूखा और बेघर कर दिया था। दोस्तों, चाइना की इस बदतर हालत के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि चिंग डायनेस्टी ने चीन को बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रखा हुआ था। 19वीं सदी तक चीन रिलीजियस, सोशल और पॉलिटिकल वैल्यूज के मामले में बहुत ही कंजर्वेटिव था, जिसकी वजह से वहां के लोगों को बाहरी दुनिया में हो रहे विकास के बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं थी। लेकिन 19वीं सेंचुरी तक आते आते चीन में एक ऐसे विचार ने एंट्री की जिसने चिंग राजवंश की नींव को उखाड़ फेंका। और दोस्तों, ये विचार था कम्युनिज्म का, जिसे जर्मन पॉलिटिकल साइंटिस्ट कार्ल मार्क्स ने डेवलप किया था। और इसी एक विचार ने 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में चीन को बड़े बदलाव की ओर अग्रसर किया। अब चीन के लोग चिंग डायनेस्टी से अपने अधिकारों और एक आधुनिक चीन की मांग करने लगे थे, लेकिन चिंग डायनेस्टी ने लोगों की मांगों को हमेशा इग्नोर किया, जिसके बाद लोगों में चीन की तानाशाही के खिलाफ विरोध बढ़ता गया, जो आखिरकार 10 अक्टूबर 1911 को शिनहाई रेवोल्यूशन के रूप में सामने आया। इस विरोध को दबाने के लिए सम्राट पुई की शाही सरकार ने बहुत कोशिश की, लेकिन विद्रोह नहीं थमा, जिसके बाद
फरवरी 1912 को सम्राट ने पद त्याग दिया और चीन में एक न्यू रिपब्लिक एस्टैब्लिश की गई। और दोस्तों, इस प्रकार एक साम्राज्य जो सदियों से अस्तित्व में था उसका पतन हो गया। दोस्तों, कहानी पर वापस आए तो साल 1911 में जब चीन में शिनहाई रेवोल्यूशन हुआ तो उस दौरान माओ इससे अछूता नहीं था और वो उस समय 18 साल का था और राजशाही के खिलाफ रिपब्लिकन साइड से लड़ने के लिए सेना में भर्ती हुआ था। हालांकि उसने फ्रंट पर रहकर लड़ाई नहीं की थी, लेकिन माओ का दृढ़ विश्वास था कि हिंसा के बिना कोई भी राजनीतिक शक्ति सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती। माओ को पहली बार रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का एक्सपीरियंस मिला था और यहीं से माओ की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हुई। चिंग डायनेस्टी के डाउनफॉल और नेशनलिस्ट गवर्नमेंट के एस्टैब्लिशमेंट के बाद जिस रिपब्लिक ऑफ चाइना की कल्पना माओ और चीन के लोगों ने की थी, वैसा कुछ उन्हें हासिल नहीं हो पाया और ब्रिटिश हुकूमत और जापान के साथ भी चीन के विवाद के कारण वायलेंस, करप्शन और इनजस्टिस न्यू रिजीम के साथ भी जारी रहा और जल्द ही देश पर नए सरदारों ने कब्जा कर लिया। इधर 1917 तक आते आते माओ पेकिंग, जिसे अब बीजिंग कहा जाता है, वहां चला गया और यहीं से उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और वो यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन के तौर पर काम करने लगा। इसी दौरान वो चीन के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर्स जैसे चेन दूशियू और ली जाओ से परिचित हुआ, जो चीन की राजनीतिक समस्याओं के समाधान के रूप में सोशलिज्म और कम्युनिज्म का सपोर्ट करते थे। दोस्तों, ये वही दौर था जब 1917 में रूस में रशियन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी और मार्क्स की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर चलते हुए लेनिन ने रशिया में कम्युनिज्म की नींव रखी। इससे माओ और चीन के लीडर्स काफी प्रभावित हुए और उन्हें यह विश्वास हो गया कि कम्युनिज्म ही चीन को एकजुट करने और उसे एक्सप्लॉयटेशन की इस चपेट से बाहर निकालने का एकमात्र तरीका है। आइए अब जानते हैं कैसे माओ ने कम्युनिस्ट पार्टी की नींव रखने तक का सफर पूरा किया। जर्नी टू द कम्युनिस्ट पार्टी। दोस्तों, ये लगभग उसी समय की बात थी जब चीन एक तरह की सोशल, कल्चरल और इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन से गुजर रहा था, जिसमें लोग नेशनल इंडिपेंडेंस और इंडिविजुअल राइट्स की मांग कर रहे थे, जिसकी चर्चा ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इसी क्रम में 1921 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई और कुछ ही समय बाद शंघाई में इसका फर्स्ट सेशन हुआ, जिसमें 13 डेलीगेट्स ने भाग लिया और माओ भी उनमें से एक था। वो जल्द ही हुनान प्रांत का पार्टी सेक्रेटरी बन गया और लोगों को अपनी विचारधारा से प्रभावित करने लगा। धीरे धीरे इसने पार्टी में अपनी प्रमुख जगह बना ली। हालांकि शुरुआती दिनों में चीन में इस पार्टी का इतना वर्चस्व देखने को नहीं मिला, क्योंकि इस दौरान KMT यानी काओमिंटांग पार्टी का ज्यादा प्रभाव था और ये एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट पार्टी मानी जाती थी, जिसकी कमान सुन यात सेन संभाले हुए थे। जुलाई 1922 में KMT नेशनलिस्ट पार्टी ने नॉर्दर्न चाइना के हिस्सों को कंट्रोल करने वाले सरदारों को हराने के लिए माओ की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अलायंस किया, लेकिन ये अलायंस ज्यादा दिनों तक नहीं चला। माओ इस अलायंस से काफी खुश था। वो गांव में जाकर किसानों को ट्रेनिंग देता था और पार्टी से जुड़ने के लिए इंस्पायर करता था। 1926 में माओ समेत नेशनल रेवोल्यूशनरी आर्मी ने चीनी सरदारों के खिलाफ नॉर्दर्न कैंपेन शुरू किया और ये कैंपेन सफल होते ही 1927 में चियांग काई शेक ने माओ के साथ अलायंस को तोड़ दिया और कम्युनिस्ट को मारना शुरू कर दिया और इसी विवाद ने KMT और कम्युनिस्ट के बीच सिविल वॉर की शुरुआत की। माओ जेडोंग एंड द सिविल वॉर। दोस्तों, KMT के नेता चियांग काई शेक माओ की बढ़ती ताकत को देखकर खौफ में थे, इसीलिए चियांग की आर्मी ने 12 अप्रैल 1927 को शंघाई मैसेकर शुरू कर दिया, जिसमें शहर के भीतर हजारों कम्युनिस्टों को मारा गया। बता दें कि इस मैसेकर में कम्युनिस्टों के 25,000 सदस्यों में से 15,000 सदस्य मार दिए गए, जिनमें बीजिंग के 19 चीफ मेंबर भी शामिल थे। इस हमले के बाद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी लगभग खत्म हो गई और दोस्तों, ये वही मैसेकर था जिसमें माओ की सेकेंड वाइफ यांग काई हुई और उसके बेटे माओ एनिंग को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। दोस्तों, इस कत्लेआम के बीच माओ को बचे हुए कम्युनिस्ट के साथ हुनान प्रांत की सीमा पर जिंगांग पहाड़ों के आसपास के जंगलों में पीछे हटना पड़ा और वहीं पर माओ ने गुरिल्ला युद्ध की तैयारी की और रेड आर्मी की स्थापना की। माओ को लाल सेना का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया और इस दौरान माओ ने सोवियत रूस की मदद से KMT के शासन को रोकने की काफी कोशिश की। साल 1934 में माओ ने पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी और करीब 1 लाख लोगों के साथ मिलकर उन्होंने नॉर्दर्न चाइना में जियांगशी और शांसी तक एक लंबा मार्च निकाला। 14 नदियों और 18 पहाड़ों को पार करते हुए 8,000 मील का सफर उन्होंने तय किया और मार्च के दौरान हजारों लोगों की मौत हो गई। 1 लाख लोगों के साथ शुरू हुए सफर के अंत में सिर्फ 30,000 लोग ही बचे थे, लेकिन इससे माओ को अलग ही पहचान मिली। वो जनता के बीच अब एक हीरो बन गया था जो उन्हें संकट से निकाल सकता था। और दोस्तों, इसके बाद आया साल 1937। साल 1937 चीन के इतिहास का सबसे दुखद साल था, क्योंकि इस दौरान जापान ने चीन पर हमला कर दिया और जापान की इंपीरियल आर्मी ने चीन के नानकिंग शहर में खूब कत्लेआम मचाया। जब माओ ने यह देखा तो उसे समझ आया कि ना तो कम्युनिस्ट और ना ही KMT जापान को रोक सकते हैं,
और ऐसे में माओ ने 1937 में KMT के साथ एक बार फिर अलायंस का प्रस्ताव रखा। 25 दिसंबर 1937 को दोनों प्रस्ताव पर सहमत हो गए, जिसके बाद जापान को रोकने के लिए एक संयुक्त मोर्चा, एक राष्ट्रीय रक्षा सेना का गठन किया गया। चीन में जापान के आक्रमण और अत्याचारों को रोकने के लिए बहुत से चीनी लोग नेशनल डिफेंस आर्मी में भर्ती हुए और इससे रेड आर्मी को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि इसकी संख्या अब लगभग 55,000 से बढ़कर 5 लाख हो गई। CCP KMT कोalition बहुत सफल साबित हुआ, क्योंकि ये चीन में जापानी घुसपैठ रोकने में सक्षम रहा। जापान चीन का ये वॉर 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की हार तक जारी रहा और जापान की हार के साथ ही माओ अपनी कूटनीतियों के कारण ग्लोबल लेवल पर फेमस हो गया। इसके अलावा माओ के पास लगभग 9 लाख सैनिक थे, जो उनकी शुरुआती ताकतों की संख्या से 20 गुना ज्यादा थे। इससे माओ और ताकतवर हो गया और एक बार फिर उसने KMT के विरुद्ध सिविल वॉर शुरू कर दिया। इस सिविल वॉर में माओ को सोवियत संघ से वेपन और फाइनेंस के मामले में भरपूर समर्थन मिला और सोवियत यूनियन का ये सपोर्ट रंग भी लाया, क्योंकि माओ 1948 में काओमिंटांग आर्मी पर PLA की जीत दिलाने में सफल रहे। इस वॉर में लगभग 15 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन आखिरकार इस सिविल वॉर में माओ के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ने जीत का पताका फहराया और 1 अक्टूबर 1949 के दिन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई और इसके बाद माओ ने खुद को देश का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि कैसे माओ ने चीन का विकास किया, जो आगे चलकर उसके पतन का भी कारण बना। माओ's जर्नी फ्रॉम अ लीडर टू अ डिक्टेटर। दोस्तों, माओ ने जब चीन की सत्ता संभाली तो लगभग 55 साल का था और अब दुनिया की आबादी का 5वां हिस्सा उसके नियंत्रण में था। कम्युनिस्ट चाइना की स्थापना के साथ ही माओ ने देश में कई बदलाव करने शुरू कर दिए और माओ चीन में मॉडर्नाइजेशन लाना चाहता था और पुराने ज़माने की प्रैक्टिसेस को ख़त्म करना चाहता था। माओ जब सत्ता में आया उस दौरान सिर्फ 20% आबादी ही पढ़ी लिखी थी, जिसके बाद माओ ने अभियान चलाए जिससे लिटरेसी रेट 1976 तक 70% हो गई और विशेष रूप से गाँव में हेल्थ केयर में काफ़ी सुधार हुआ। माओ के आदेश से किसानों को बेसिक हाइजीन के बारे में एजुकेट करने के लिए कैंपेन चलाए गए, जिससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी में ग्रोथ हुई और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी गिरावट आई। माओ ने अपने शासनकाल में महिलाओं के लिए बहुत सुधार किए और इस दौरान महिलाओं को तलाक देने का अधिकार और नौकरी करने का मौका दिया गया, जहां उन्हें पुरुषों के समान वेतन मिलता था। माओ ने अरेंज मैरिजेस पर भी रोक लगा दिया और माओ की पॉलिसीज और कानून जहां कुछ लोगों के जीवन स्तर में सुधार लेकर आए, तो वहीं चीन की एक बड़ी जनसंख्या के लिए वो किसी आतंक से कम साबित नहीं हुआ। चीन में इकोनॉमिक इक्वालिटी लाने के प्रयास में माओ ने लैंड रिफॉर्म्स पॉलिसी को लागू किया, जिसके तहत जमींदारों और अमीर किसानों से जमीनें जबरन छीन ली गई और जमीनें ना देने पर जमींदारों को पीट पीट कर मार डाला गया। और दोस्तों, इसका नतीजा ये निकला कि इसमें करीब 10 लाख लोग मारे गए। जो लैंड रिफॉर्म पॉलिसी के कारण नहीं मरे, उन्हें लेबर कैंप्स में भेज दिया गया और इन लेबर कैंप्स में करीब 5 से 6 मिलियन लोगों को उन कैंप्स में भेजा गया, जहां उनसे जानवरों की तरह काम करवाया जाता था और माओ ने इसे रिफॉर्मेशन कैंप या री एजुकेशन कैंप कहा था। माओ अब चीन को डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में ला खड़ा करना चाहता था और इसमें उसकी मदद करने वाला था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन का जनरल सेक्रेटरी जोसेफ स्टालिन। इसे लेकर सोवियत यूनियन और चीन के बीच एक डील हुई और इस डील के तहत सोवियत यूनियन चीन को हथियार सप्लाई करेगा, फैक्ट्रीज लगाने में मदद करेगा और चीन इसके बदले में उसे अनाज देगा। और दोस्तों, इसी के लिए माओ ने 1953 में अपने पहले 5 ईयर प्लान को लागू किया, जो सोवियत संघ द्वारा 1920 के दशक में रूस में लागू की गई 5 ईयर प्लान की कॉपी थी। इस प्लान का मकसद चीन में हैवी इंजीनियरिंग, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, आयरन एंड स्टील, पावर जनरेशन, कोल प्रोडक्शन एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना था। और माओ की 5 ईयर प्लान ने एग्रीकल्चर और बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक कलेक्टिव मेथड प्रपोज किया था। पोस्ट 5 ईयर प्लान के इंडस्ट्रियल सक्सेस के बाद माओ ने 1958 में सेकेंड 5 ईयर प्लान को लागू किया और माओ ने चीन के इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को नाम दिया द ग्रेट लीप फॉरवर्ड और फिर शुरू हुआ कलेक्टिवाइजेशन का दौर। इस प्लान के लागू होते ही किसानों के खेतों पर सरकार का कंट्रोल हो गया और इस दौरान लोग अपने ही खेतों में मजदूर बनने के लिए मजबूर हो गए। इसके साथ ही माओ ने नो वर्क नो फूड के कंसेप्ट को भी लागू कर दिया और अब लोगों को घरों में खाना बनाने की इजाजत नहीं थी। माओ का आदेश था कि किसान जब तक खेत में काम नहीं करेंगे तब तक उन्हें खाना नहीं दिया जाएगा। और अब जहां कुछ साल पहले जो किसान माओ को अपना भगवान मान रहे थे, वो अपनी किस्मत को कोसने पर मजबूर थे। 1958 में नो वर्क नो फूड के कॉन्सेप्ट से कोई नहीं बच सकता था और ग्रेट लीप फॉरवर्ड किसानों और मजदूरों के लिए काल बन चुका था, जिसका असर फसल की पैदावार में भी देखने को मिला।
1959 में अनाज उत्पादन में लगभग 15% की गिरावट आई, जिसके बाद 1960 में 10% की और गिरावट आई और फिर 1961 में भी कोई सुधार नहीं हुआ। सोवियत यूनियन को भेजे जाने वाले अनाज की खेप में भी कमी आने लगी थी, जिसकी वजह से माओ ने अनाज को बढ़ाने के लिए खेतों में उड़ने वाली गौरैया को मारने का आदेश दिया। माओ का ये ऐलान गौरैया और किसान दोनों के लिए कहर बनकर टूटा और सरेआम गौरैयाओं को मारा जाने लगा। देखते ही देखते चीन से गौरैया का नामो निशान मिट गया और इसी की वजह से चीन के इतिहास में सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसे द ग्रेट फैमिन के नाम से जाना जाता है। ऐसी भुखमरी जिसने करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया और माना जाता है कि 1958 से 1962 के बीच 4 साल में ये भुखमरी इतनी भयावह थी कि इसमें 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हुई। लेकिन दोस्तों, ये भी काफी नहीं था। चीन के गांव में भुखमरी से करोड़ों लोग मर रहे थे और उधर बीजिंग में माओ चीन के विकास की अलग कहानियां गढ़ रहा था। वो एजुकेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के आंकड़े बताकर चीन को विकसित देशों में शामिल कर रहा था और देश के गांवों में सैकड़ों लोगों की मौत की किसी को खबर तक नहीं थी। लेकिन फिर पार्टी के कुछ नेताओं को इसकी भनक लगी और उनमें से ही एक थे पार्टी के सेकंड इन कमांड लियू शाओकी। भुखमरी से हो रही मौत का पता चलने के बाद भी कोई माओ के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के चेयरमैन पोस्ट पर काबिज लियू शाओकी के इरादे सबसे जुदा थे। उन्होंने फैमिन को लेकर जांच के आदेश दिए और अब ऐसा सालों बाद हो रहा था माओ के सामने कि किसी ने खुलकर उसके सामने उसकी मुखालफत करने की जरूरत की थी। जांच हुई तो लोगों के मरने के रिकॉर्ड सामने आए और मालूम चला कि अब किसान अपने ही खेतों में बंधुआ मजदूर बनकर काम कर रहे थे और लोगों से जबरदस्ती स्टील की फैक्ट्रीज में भी काम कराया जा रहा था। इस रिपोर्ट ने चीन की राजनीति में हड़कंप मचा दिया और लियू शाओकी ने तुरंत ग्रेट लीप फॉरवर्ड पर रोक लगाने का आदेश दिया और इस घटना को मैन मेड डिजास्टर करार दिया। किसानों के खेत उन्हें लौटा दिए गए और कलेक्टिवाइजेशन को हटा दिया गया। लियू शाओकी के एक वार ने माओ को अर्श से फर्श पर पटक दिया और अब माओ की आइडियोलॉजी पर सवाल उठने लगे थे। मगर खेल अभी बाकी था, क्योंकि जिस आइडियोलॉजी पर सवाल उठने खड़े हुए, माओ ने उसी आइडियोलॉजी को देश की आइडियोलॉजी बनाकर रख दिया और इस घटनाक्रम को नाम दिया गया कल्चरल रेवोल्यूशन। अपनी सत्ता को फिर से स्थापित करने के प्रयास में माओ ने 16 मई 1966 में कल्चरल रेवोल्यूशन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य चाइनीज सोसाइटी को कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग ढालना और साथ ही ओल्ड ट्रेडिशनल, कल्चरल, एजुकेशन और सोशल इंस्टीट्यूशंस और माओ के राजनीतिक विरोधियों को खत्म करना था। इस दौरान माओ के रेड गार्ड्स ने लार्ज स्केल पर कैंपेन चलाकर माओ के विरोधियों को निशाना बनाया और इसके साथ ही ट्रेडिशनल चाइनीज लिटरेचर, आर्टिफैक्ट और ट्रेडिशनल कल्चरल हेरिटेज को भी डिस्ट्रॉय किया गया। कल्चरल रेवोल्यूशन की वजह से चाइनीज सोसाइटी में एक व्यापक स्तर पर अशांति और अस्थिरता फैल गई और इसके साथ ही मानव अधिकारों का हनन भी किया गया और इसी दौरान या तो लाखों लोगों की मौत हुई। सितंबर 1967 में जब कई शहर अराजकता की कगार पर थे, तब माओ ने व्यवस्था बहाल करने के लिए सेना भेजी और माओ ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बहुत कठोरता से किया। उसने सेंसरशिप, मास मीडिया और प्रचार का इस्तेमाल कर एक व्यक्तित्व पंथ माओवाद की स्थापना की, जिसने उसे चीन में एक ऐसे नेता के रूप में प्रस्तुत किया जो चीन का विकास करना चाहता था, जिसके बाद लोग सब भूल गए और उसे भगवान की तरह पूजने लगे। लेकिन इसके इतर कल्चरल रेवोल्यूशन चीन के इतिहास का एक इम्पॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल चैप्टर बन गया। दोस्तों, माओ की इन कोशिशों के बाद वो विजय दिखने लगा, या साफ शब्दों में कहें तो उसकी इमेज लोगों में सुधरने लगी थी। लेकिन साल 1972 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने चीन का दौरा किया और माओ से मुलाकात की, तब उसके कुछ समय बाद ही उसकी हेल्थ खराब होने लगी और 9 सितंबर 1976 को माओ की मृत्यु हो गई। कंक्लूजन दोस्तों, इस तरह माओ ने पावर हाथ आते ही क्रूरता की सारी हदें पार कर दी और किसानों की बात करने वाले माओ ने करोड़ों लोगों की जान ले ली। उसकी पॉलिसीज के कारण मारे गए लोगों की संख्या और फैलाए गए आतंक की वजह से माओ सेतुंग की तुलना अक्सर अडोल्फ हिटलर, जोसेफ स्टालिन और बेनितो मुसोलिनी जैसे तानाशाहों से की जाती है। हालांकि इसके बावजूद माओ चीन के लिए एक पूजनीय व्यक्तित्व है, क्योंकि उनका मानना है कि माओ ने नए बने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया था। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या माओ एक पूजनीय व्यक्ति है या वो इस कड़ी के बाकी डिक्टेटर्स की तरह एक बेलगाम तानाशाह है? जरूर बताइए अपने कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।